हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सेल का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़े से इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया था? ठीक है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और मैंने बताया था ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर करने से पहले आप एक बार वो लेक्चर देखिए ताकि आपको सारी बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इस तरीके से हमारा फिर सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल से हमारा सेल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसके आगे स्टडी करेंगे। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या टिश्यू बनता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। लेकिन पहले हमें इन डिटेल किसके बारे में पढ़ना है? सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था कि मतलब सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? हमारे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उन्होंने एक डेड सेल किया था, वो उसके कॉर्क से निकाला था, बार्क से। ठीक है, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने उसका नाम जो है सेल क्यों पढ़ा? क्योंकि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे उनको, जिन्होंने बार्क सेल ली थी ना, उसमें से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे। तो उसको सेल का जो लैटिन में वर्ड है ना, उसको कहते हैं लिटिल रूम्स। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे लिटिल रूम्स टाइप उनको दिख रहे थे, इसलिए उसने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। ठीक है, तो अब मैं एक बार अच्छे से सेल थ्योरी आपको बता देती हूँ। ठीक है, वैसे सेल थ्योरी पे इतने क्वेश्चंस आपके में नहीं बनते हैं। अगर उसके बाद ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं पूरे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं एक बार पूरी सेल थ्योरी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेल थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी थी वो शील्डन और स्वान थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले आया था शील्डन, जो कौन से ईयर में आया था? 1838 में। ठीक है, उसने क्या किया था? वो एक बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो एक बोटेनिस्ट था। तो उसने क्या किया था? उसने प्लांट की सेल पे स्टडी करी। प्लांट की सेल पे स्टडी करके उसको इतनी सी बात पता चली कि क्या बोलते हैं, उसको इतनी बात पता लगी कि जो सेल्स हैं वो एक प्रोडक्ट ऑफ सेल है। जितनी भी सेल अराइजेस हो रही हैं हमारी प्लांट की बॉडी में, क्योंकि वो बोटेनिस्ट था तो वो प्लांट की बात करेगा। ठीक है, तो उसमें जितनी भी सेल्स अराइज हो रही हैं वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जितनी भी सेल है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल है। तो इसने ऑल प्लांट सेल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसने ये बताया था। ठीक है, कौन से ईयर में आया था? शील्डन 1838 में। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट और है। देखिए, ये चीज मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी है हमारी। उसके बाद धीरे धीरे हर एक सेल ऑर्गेनल को बहुत हल्के हल्के सुकून से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको जो शील्डन था उसने प्लांट सेल पे डिस्कवरी की थी और क्या बताया था? ऑल प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट आया वो स्वान था, जो एग्जैक्ट 1839 में आया था। ठीक है, उसने क्या था? वो एक जूलॉजिस्ट था। देखिए, जूलॉजिस्ट का मतलब होता है एनिमल्स पे स्टडी करने वाला। ठीक है, उसने एनिमल्स पे स्टडी करी, तो उसने भी क्या किया? एज इट इज इसकी लाइन चेंज दी कि ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसने भी यही बता दिया, तो उसने दोनों का मिला के बना दिया ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी थ्योरी बहुत टाइम तक चली, लेकिन उसके बाद फिर उसमें एक कमी निकल गई। ठीक है, कि उन्होंने ये तो बता दिया कि ये जो सेल्स अराइज हो रही है ये प्रोडक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो सेल बन रही है वो सेल बन कहाँ से रही है। ठीक है, ये नहीं बन पाई, ये ड्रॉबैक था इनकी थ्योरी का। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था रुडोल्फ वर्को। ठीक है, वो कौन से ईयर में आया था? रुडोल्फ वर्को। ठीक है, वो कौन से ईयर में आया था? 1855 में। ठीक है, उसने क्या किया था? इनकी जो सेल थ्योरी थी ना, शील्डन और स्वान वाली, उसको मॉडिफाई किया था और कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने मॉडिफाई करके कुछ पॉइंट्स दिए थे। पहला पॉइंट तो उन्होंने यही दिया था कि ऑल प्लांट्स और एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया जो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था कि जितनी भी सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो वही दिया उन्होंने। ठीक है, कि ऑल सेल्स, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, ऑल सेल्स आर
मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा क्या दिया रुडॉल्फ वर्चो ने कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मतलब जितनी भी सेल्स अराइज होती हैं वो उनकी पुरानी सेल से बनती हैं। ठीक है, कहाँ से अराइज होती हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो यही बस छोटी मोटी बातें थी सेल थ्योरी के बारे में। तो अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो शील्डन एंड स्वान ने दी थी, पर उसको मॉडिफाई किसने किया था? मॉडिफाई रुडॉल्फ वर्चो ने किया था। ठीक है, शील्डन और स्वान कौन से ईयर में आए थे? शील्डन 1838 और वो आए थे 1839 और रुडॉल्फ वर्चो 1855। ठीक है, चलिए अब अपना सेल स्टार्ट करते हैं फाइनली। ठीक है, ये सेल थ्योरी के बारे में था। और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके बारे में और भी बता दूंगी। ठीक है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आपके 9th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, आगे क्लासेस में जाएंगे तब पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली अपनी सेल। ठीक है, आपने थोड़ा सा सुकून सुकून से हल्के हल्के पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आता है हमारा फाइनली सेल। ठीक है, देखिए सेल हमारी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकती है या वो मल्टीसेलुलर हो सकती है। ठीक है, अगर वो यूनिसेलुलर है तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब कितनी सेल से बनी हुई है? सिर्फ एक सेल से है। ठीक है, और अगर मल्टी सेल की बात हो रही है, मल्टी सेलुलर की, तो वो मोर देन वन। ठीक है, वो बहुत सारी सेल से बनी हो सकती है, बहुत सारी मल्टी। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते होंगे ना, जो एक सेल के बने होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, तो वो अपनी उस एक सेल में सब एडजस्ट करते होंगे कि उनकी एक ही सेल जो है सारी फंक्शंस परफॉर्म करती होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे है तो ये मल्टी सेलुलर की बात होगी भाई, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, इसमें बड़े बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके में क्या होगा? सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू भी बना लेगा और बहुत सारे ग्रुप टिश्यू के मिलके ऑर्गन बना लेंगे और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, हम मल्टी सेलुलर केस में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पढ़ते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन्स तो आपको पता ही होगा, ऑर्गन पढ़ते हैं हम। ठीक है, टिश्यूज पढ़ते हैं, और सेल तो मैं आपको बता ही रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस हो गया। उसके बाद दो पार्ट्स में इसको और बांटता है, दैट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, ठीक है, अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो पूरा डिटेल में पढ़ना है भाई, उसमें कौन से सेल में कौन से ऑर्गेनल जो है प्रेजेंट होते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब प्रो मतलब कि अब मैं सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर ली। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पहले जो सेल पहले बनी होगी, तो जाहिर सी बात है ये होगी, उसके बाद ये जो पूरी प्रॉपर सेल बन गई। ठीक है, अगर एक मैं नॉर्मल सी सेल दिखाऊं कि दोनों में जो चीज कॉमन होती है वो क्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे ये रही हमारी सेल की बात हो रही है। ठीक है, सबसे ये बाहर हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब किसी सेल पे सेल वॉल होती है, किसी पे नहीं होती है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी वाली सेल पे सेल वॉल है और कौन सी वाली सेल पे नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर क्या हो गई? सेल वॉल हो गई। ठीक है, और हर सेल के अंदर एक लिक्विड वाला फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब उसमें पाए जाने वाला फ्लूइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म। और बीच में एक पाया जाता है सेंटर में न्यूक्लियस, जो पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, हो गया। बाकी बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, वो हम बाद में बताएंगे इस सेल में कौन सा पाया जाता है, इस सेल में कौन सा पाया जाता है। मैं एक नॉर्मल सेल की बात बता रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं, लाइजोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके की हमारी ये सेल होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है।
तो हम बात करें अगर प्रोकैरियोट की, तो देखिए इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें आएंगे मोस्टली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट होते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी नहीं होती, ये भी एक बैक्टीरिया होता है जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा वगैरह, पीपीएलओ, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। देखिए मेजर डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, जो मैंने आपको बताया ना कि सेल होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाहर वाली हो गई हमारी सेल वॉल, अंदर वाली हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोट का पहला मेजर, जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो होते हैं हमारी सेल में, देखिए इस तरीके से जो भी अच्छे वाले हाई फाई वाले जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो जाल बनाता है, ठीक है, जो अच्छे अच्छे सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो ये इसमें नहीं प्रेजेंट होते, एकदम प्रो है ना, प्रिमिटिव है, पुरानी सेल हो चुकी है, तो इसमें बहुत कम ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। ये मेन, और सुना होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके का कोई भी सेल ऑर्गेनल हमारे इस वाली सेल में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस मेन बस काम से लोग प्रेजेंट होंगे। देखिए सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, हाँ, साइटोप्लाज्म दोनों सेल में प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म भी हो गया, ठीक है। और एक होता है इसकी हो गया, और न्यूक्लियस तो भाई होगा ही होगा, काम ही कैसे चलेगा। अब उसमें भी इसमें देखो वो है गड़बड़ है, न्यूक्लियस में ऊपर, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो भी इसमें क्या होगा, नेकेड होगा, मतलब कि इसके ऊपर जो ये लेयर है ना, ये नहीं होगी, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस तो यही कहा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली जो लेयर है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इसमें नहीं प्रेजेंट होती। ये जो डीएनए है ना वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं ब्लैक कलर से दिखाती हूँ, ये जो हमारा ये है ना, ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो होती है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर पाई जाने वाली, वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। वो हमारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो पहली चीज प्रोकैरियोट वाले में क्या हो गया, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अंदर फ्लूइड हो गया दैट इज साइटोप्लाज्म, हमारा ना के डीएनए हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या इस पे एब्सेंट है, ठीक है। इतना हो गया। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उधर यूकैरियोट की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूकैरियोट की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें तो भाई सब होगा, अच्छी सी सेल है, यू मतलब ट्रू, ये हो गया बाहर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसके अंदर हमारा क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड बड़ा ढका हुआ होगा सुरक्षित फॉर्म में, ठीक है। और उसके अंदर हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। जितने भी अच्छे अच्छे सेल ऑर्गेनल है उसमें नहीं थे, इसमें सारे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा क्लोरोप्लास्ट, सभी चीज होगी प्रेजेंट, ठीक है। लाइजोसोम, राइबोसोम तो खैर दोनों में होता है, राइबोसोम हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें, वैक्यूल हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की बात करें अगर हम यूकैरियोट में, तो सभी आएंगे जितने भी, देखिए हमारे 5 किंगडम होते हैं, तो खैर आपको डिटेल में अभी नहीं पता होगा, बस इतना जान लिए कि इसमें बैक्टीरिया के जितने भी प्रिमिटिव टाइप की चीजें हैं, घन टाइप की, विकार टाइप की, वो इसमें आएंगी, ठीक है। और इसमें सब अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, जैसे कि हमारे प्रोटिस्टा से जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा के मेंबर हो गए, फंजाई के मेंबर हो गए, प्लांट के जितने भी मेंबर हो गए, और एनिमल के जितने भी मेंबर हो गए, वो इसके अंदर आएंगे यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कि प्लांट के सेल पे क्या होता है और एनिमल की सेल पे क्या होता है, फंजाई की सेल में क्या होता है, प्रोटिस्टा की सेल में क्या होता है, तो वो भी डिफरेंस करता है, ठीक है। तो आपके में कम है, इतना नहीं डिटेल में, अभी आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपका पूरा बेसिक क्लियर करती हुई जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है।
तो हम आगे इसको भी अभी डिवाइड, और इसके देखिए हर एक सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हर एक सेल ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी ये हमारे सेल ऑर्गेनल हैं, हम अभी तो मैं देखिए आपको ऊपर ऊपर का बेसिक बता रही हूँ ताकि आप समझते जाएं उस चीज को। उसके बाद हर एक ऑर्गेनल को, जो अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, इसको एक एक करके अच्छे से बहुत इन डिटेल करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इन दोनों में डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे, किसमें प्रेजेंट है किसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर आप वीडियो साथ में देखते चलेंगे तो आप खुद ही जवाब देंगे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल किस किस में प्रेजेंट होता है, किस किस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना पढ़ें, फिर जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर में इस सेल को कंप्लीट करने के बाद पूरा लास्ट में मैं इसको रिवीजन कराऊंगी, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बनते हैं, मतलब पूरा अच्छे से आपको लास्ट में रिवीजन करा के सारे क्वेश्चन बताऊंगी। और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए हुए उस सबको बताऊंगी उसका किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार रिवीजन कराऊंगी, बार बार रिपीट करूंगी, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।